आज का जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो है वेरिएशन इन आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर 1 11th क्लास केमिस्ट्री में हम प्रोडक्ट टेबल में डिफरेंट प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स को स्टडी कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा ट्रेंड है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। इसको अगर मैं आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूं तो मैं ये कहूंगी कि किसी एटम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फिर अगर हम इसकी 1 मोल के लिहाज से डेफिनेशन करें तो हम क्या कहते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी जो एनर्जी हमें चाहिए टू रिमूव, निकालने के लिए एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को, फ्रॉम ईच एटम इन 1 मोल ऑफ एटम। यानी अगर आपके पास टोटल 1 मोल एटम्स हैं तो उनमें से हर एक एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या होगी, वो उस 1 मोल एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। और ऑब्वियस सी बात है, जब हम 1 मोल एटम्स में से एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो हमारे पास फिर 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसकी हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। जिस तरह मैं कहती हूँ कि मेरे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इट मींस के सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, यानी इसके वैलेंस शेल 3s में से इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम देखें तो वो भी कुछ इस तरह से होगी कि ये सोडियम का न्यूक्लियस है, ये इसके पहले शेल के अंदर यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स s में है और 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो p में है। और उसके बाद फिर इसका ये है तीसरा शेल, जो इसका वैलेंस शेल भी है, उसमें हमारे पास आ जाता है जस्ट एक इलेक्ट्रॉन। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो सोडियम एटम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फिर सोडियम आयन में। ठीक है, और हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 1 मोल सोडियम एटम्स हो तो उनको उन 1 मोल सोडियम एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो है +496 किलो जॉउल पर मोल। ठीक है, यानी 1 मोल सोडियम आयंस को बनाने के लिए हमें 496 किलो जॉउल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्लस का साइन इस बात को शो कर रहा है कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन जो है या टाइम फॉर्मेशन जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, यानी यहाँ पे एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, पहली बात। दूसरी बात, अक्सर जो है एमडी कैट में या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी किस चीज का इंडेक्स है, किस चीज को इंडिकेट करती है। क्या आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीडेशन को इंडिकेट करती है, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी रिडक्शन को इंडिकेट करती है, ये किस चीज का इंडेक्स है। तो आपने याद रखना है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑक्सीडेशन का इंडिकेट है, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल है वो ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है और हमें क्वांटिटेटिवली पता चल रहा है कि 1 मोल सोडियम एटम्स की ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज एन इंडेक्स ऑफ ऑक्सीडेशन। या हम ये भी कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज एन इंडेक्स ऑफ मेटालिक करैक्टर, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। अब जिस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, इट मींस उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, तो उसमें मेटालिक करैक्टर कम होगा। लेकिन जिस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, इट मींस उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो आसान है, तो फिर हम कहेंगे कि उसमें मेटालिक करैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। एक और एग्जाम्पल को हम स्टडी करते हैं। अब कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 12। तो अगर मैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इनको मैं ड्रॉ नहीं करी। और जो तीसरा और हमारा सबसे वैलेंस शेल है वहां पे हमारे पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इस तीसरे शेल में से पहले हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। कैल्शियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा, कैल्शियम के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। और इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो है 590 किलो जॉउल पर मोल। ठीक है, अब पहले तो यहाँ पे कंपैरिजन हो जाएगा। देखिए, सोडियम में से हम पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हमें 496 किलो जॉउल पर मोल एनर्जी देनी पड़ी है, लेकिन कैल्शियम के लिए ये वैल्यू ज्यादा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि सोडियम में 11 प्रोटॉन्स जो थे वो 11 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा रहे थे। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निस्बतन कम थी। लेकिन कैल्शियम में क्या हुआ, एटॉमिक नंबर बढ़ गया, 12 प्रोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 12 प्रोटॉन्स की फोर्स ज्यादा होगी, उस फोर्स में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फिर हमें निस्बतन ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी।
ठीक है। अब कैल्शियम में से हम कहते हैं कि ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है सपोज ये रिमूव हो जाता है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। पीछे अभी भी कैल्शियम में हमारे पास क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। फिर ये जब सेकंड इलेक्ट्रॉन हमने निकालना है तो वो हमने एक न्यूट्रल एटम में से नहीं निकालना, बल्कि वो हमने एक पॉजिटिव आयन में से निकालना है। जब पॉजिटिव आयन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हमारे पास +2 चार्ज आ जाएगा, लेकिन अब जो हमें आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो होगी 1150 किलो जूल पर मोल। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि कैल्शियम में पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे कम एनर्जी देनी पड़ी, लेकिन जब मैंने सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाला है तो मुझे एनर्जी जो है उसकी मिकदार को बढ़ाना पड़ा है। तो ये जो फर्स्ट टाइम मुझे एनर्जी देनी पड़ी है इसको मैं क्या कहूंगी, इसको मैं कहूंगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर हम इसके लिए सिंबल इस्तेमाल, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं डेल एच आई। आई का मतलब आयोनाइजेशन है और एच हम कहते हैं एंथैल्पी को, यानी कितना हीट चेंज यहाँ पे हुआ है इस चीज को हम इंडिकेट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये डेल एच वन हो जाएगी, आई वन हो जाएगी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मुझे एनर्जी देनी पड़ी है ये क्या हो जाएगी, डेल एच आई टू। तो अब यहाँ पे अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। कैल्शियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा क्यों है। तो इसका आप आंसर क्या करेंगे, आप कहेंगे कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो हम एक यूनिपॉजिटिव आयन में से रिमूव कर रहे हैं। यानी यूनिपॉजिटिव आयन का मतलब क्या है कि अब इसमें प्रोटॉन्स जो हैं वो तो 12 हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी तादाद क्या हो गई है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो गई है। यहाँ पे 12 प्रोटॉन्स जो हैं वो 11 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे, इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थी। तो इस ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के टाइम पे क्या था, 12 प्रोटॉन्स थे और इलेक्ट्रॉन्स भी 12 थे, तो वहां पे निस्बतन फोर्स जो थी वो कम थी। तो पहला इलेक्ट्रॉन क्योंकि हम न्यूट्रल एटम में से निकाल रहे होते हैं इस वजह से हमें एनर्जी कम देनी पड़ती है, लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो हम एक यूनिपॉजिटिव आयन में से निकाल रहे होते हैं तो इस वजह से हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। इसका आंसर मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, हम कहेंगे कि द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम बट द सेकंड इलेक्ट्रॉन is removed from a unipositive ion. The unipositive ion attracts the electrons with greater force of attraction. That's why second ionization energy of calcium is greater than first one. ठीक है, तो ये आप इसका आंसर प्रॉपर एक जो बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग एक रीजन है वो आप ये मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे फिर एक और चीज हम देख सकते हैं। अब हमने कहा कि कैल्शियम में से हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अगर कैल्शियम की मैं बात करूं तो देखिए इसका जो फर्स्ट शेल था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, और थर्ड शेल के अंदर फिर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। सपोज मैंने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद क्या होगा, कैल्शियम का जो ये वाला शेल है ये खत्म हो जाएगा। अब अगर मैं मजीद एक तीसरा इलेक्ट्रॉन कैल्शियम में से निकालना चाह रही हूँ तो उस तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फिर मुझे मजीद ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी और हम इसको अगर लिखें तो हम कह सकते हैं कि जब हम कैल्शियम में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमारे पास ट्राई पॉजिटिव आयन बनेगा। तो ये ट्राई पॉजिटिव आयन बनाने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा है, वो इवन आपकी जो वैल्यू है वो चली जाती है उसमें 4000 की रेंज में, आपको 4940 किलो जॉल एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि देखिए अब यहाँ पे प्रोटॉन्स अभी भी 12 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है अब यहाँ पे कितने रह गए थे, 10 रह गए थे। तो 12 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को मजीद ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे थे, इस वजह से हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी। फिर सिर्फ ये रीजन नहीं है, फिर आप देखें कि अब यहाँ पे जब कैल्शियम में से आपने पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया है तो कैल्शियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और हर एटम ये चाहता है कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे। लेकिन जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप कैल्शियम के ऑक्टेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और जब आप किसी एटम के ऑक्टेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं मतलब आप उसे स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो फिर आपको एनर्जी मजीद ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इस वजह से हम कहते हैं कि कैल्शियम की जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप देखें कि फर्स्ट और सेकंड के दरमियान इतना गैप नहीं है जितना सेकंड और थर्ड के दरमियान गैप है।
तो ये गैप इस चीज के बारे में भी हिंट करता है, जब आपके पास दो कंजेक्टिव आयोनाइजेशन एनर्जीज के दरमियान गैप की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, इट मीन्स कि आप किसी एलिमेंट का ऑक्टेट जो है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी आज हमने सिर्फ देखा है आज के लेक्चर में कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, और इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, और फिर उसके बाद सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा क्यों होती है फर्स्ट से। फिर यहाँ पे एक और सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कैल्शियम जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जीज की कितनी वैल्यूज आपके पास आ सकती हैं। तो देखें, किसी भी एलिमेंट की जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज होती हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होती हैं। यानी हमने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो इसको फिर हम कहेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद कैल्शियम के पास मजीद इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जब तक कैल्शियम के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उनको रिमूव कर सकते हैं, हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और इसी हिसाब से हमारी आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू बढ़ती जाएंगी। लेकिन हर बाद में आने वाली आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो पहले से ज्यादा होगी। यानी जिस तरह I1 जो है वो I2 जो है वो ग्रेटर है I1 से, I3 ग्रेटर है I2 से, इसी तरह जो I4 होगी फिर वो ज्यादा होगी I3 से। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे बताएं भाई कार्बन जो है इसकी आपके आयनाइजेशन एनर्जी की कितनी वैल्यूज आपके पास आ सकती हैं, तो आप कहेंगे कि भाई कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है। इट मींस कार्बन के लिए हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज जो हैं वो 6 आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन फिर वही बात है कि I1 उसमें सबसे कम होगी, फिर उसके बाद I2 उससे ज्यादा हो जाएगी, फिर I3 उससे ज्यादा, I4 उससे ज्यादा, I5 उससे ज्यादा और I6 जो है वो सबसे ज्यादा। अब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स क्या हैं इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, और इसके साथ साथ प्रोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।